चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ पहले से पढ़ा है, मुझे लगता है कि कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चंस करने हैं हमको थोड़ा सा एक चर्चा ये करनी है। जैसे मान लीजिए इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड और कुछ इसकी सूचनाएं दी गई हैं। इस बेसिस पर इन्होंने हमसे कहा है कि प्रिपेयर नोट्स टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर द ईयर एंडेड। क्या आपको निकालना है? प्रिपेयर नोट्स टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स के पहले का हो। तो हम कैसे निकालते हैं? कोई फॉर्मेट है, रट लेते हैं और इस तरीके से निकाल लेते हैं। ऐसे करते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं है हमको। आपकी बुक में यहीं पर दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जरा देख लूं कितना तक दिया है आप में। वैसे मुझे पता है कि कितना दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और ये सब माइनस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके बुक से रेफरेंस इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि जब आप आगे क्वेश्चंस करने आए तो ये रटते हुए नजर ना आए। इसलिए थोड़ा सा ये देखिए यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आप इसको समझिएगा। एंड लॉस यही तो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना? नहीं, सही जवाब है अकाउंट वर्ड नहीं है यहाँ पर। थर्ड शेड्यूल का जो पार्ट 2 है उसमें क्या कहते हैं, अकाउंट सब डिलीट कर दिया गया है, पहले था। अब इसमें है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। ठीक है, मैं ये पढ़ा क्यों रहा? कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो पढ़ा रहा था क्या कहते हैं कैश फ्लो और हमने शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि हम कैश फ्लो में फंस कहां जाते हैं। कैश फ्लो एक तो बैलेंस शीट्स के आइटम लेता है और कौन से लेता है, एसपीएल के लेता है। अब हमको पता ही नहीं है, हमने इस पर कोई क्वेश्चन तो किए नहीं है, इसलिए पहले इसको समझना जरूरी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ठीक है, इस दोनों का टोटल कर लिया यहां पर हमने, आ गया टोटल। इसके बाद ध्यान देना, इसको मान लो इन्होंने ए से डिनोट कर दिया अब इनके एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंस ये क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं यहां से, ठीक है। फिर इनका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब आपकी बुक में यहीं पर टैक्स माइनस करके और क्या कर दिया गया, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की लिख दिया गया है। तो आपके कोर्स में इतना ही था। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन और आगे कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये लेस किया तो दिस, अगर मैं इसको ये क्या कहते हैं 1 ले लेता हूं 1, तो a-1 ये फिगर आ गई आपके पास में। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल आइटम को माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ये आ जाएगा। अभी इस वाली फिगर से इसको हमने माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट आया। और इसमें से क्या करते हैं, हम टैक्स को माइनस करते हैं। मैं पूरा फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोर्स में नहीं है आपके, तो लेस करते हैं हम टैक्स इसमें से। एक फिगर लेस जब टैक्स करेंगे तो अब क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
ये फिगर आ गई। इसके बाद फिर एक काम करते हैं, डिविडेंड को माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेस कर दिया हमने डिविडेंड। अब जो प्रॉफिट आया है वो हमारा सरप्लस है। कौन सा सरप्लस है? जो कि हम अपने स्टेटमेंट ऑफ उसमें सॉरी बैलेंस शीट में जाकर के रिजर्व एंड सरप्लस के, रिजर्व एंड सरप्लस तो एक ब्रॉड हेड है, उसमें हम इसके बैलेंस को दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम ये भी निकाल लेते हैं कि एक शेयर पर कितना प्रॉफिट बचा हुआ क्या है, कितने हैं। तो हम लोग अब इस कंसेप्ट पर चलते हैं। मान लीजिए कि यहां पर रेवेन्यू हमारा था 1,00,000 रुपए का, ठीक है। एक्सपेंसेस थे हमारे 10,000 रुपए के, तो बचा कितना? 90,000। अब एक्सेप्शनल आइटम सपोज करो 0 था हमारा। क्या था एक्सेप्शनल आइटम? इसके नीचे आएगा, यहाँ 0 था। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस जो भी आया हमारा 90,000 आ रहा है। इसमें से हमने टैक्स सपोज करिए 10,000 था, उसको लेस कर दिया। अब कितना बचा? 80,000। और इसमें से सपोज करिए कि 20,000 रुपए का डिविडेंड माइनस कर दिया गया है। बात समझ में आ रही? तो कितना हुआ? 60,000। क्लियर? अब मैं चलता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं। जो इलस्ट्रेशन अभी हमने उठाया था उस पे मैं चलता हूं और फिर इसको अभी यहां पर ऐसे लिखा रहने देता हूं। इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। जब भी जहां एक्सट्रैक्ट लिखा होता है तो ट्रायल का दिया या कहां का दिया है, तो हम ये नहीं करने लगते कि इसकी बैलेंसिंग करें डेबिट, मतलब वो दोनों बैलेंस बराबर हैं या नहीं है, क्या कहते हैं, एसेट और लायबिलिटी साइड का। तो हमको मतलब क्या है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना उतने तक से सूचनाएं हमको मिल जाएं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट सरप्लस दैट इज, देखो सरप्लस लिखा और लिखा दैट इज बैलेंस इन द एसपीएल, दैट इज बैलेंस इन द एसपीएल। रिजर्व एंड सरप्लस में कई चीजें हो सकती है। रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीएल का बैलेंस है, और कैपिटल रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, इस तरीके से बहुत से बैलेंसेस होते हैं। नोट्स में दिखाते हैं जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पर इन्होंने लिखा है 31 मार्च 20,000। यहां लिख दो, दिख रहा ना? ये दिख रहा, मार्च 23। ये जो आपका एसपीएल का बैलेंस है वो है 8 लाख। ये क्या लिख दिया हमने? 31 मार्च होगा, गलत लिख गया था। और इसके बाद 31 मार्च 2022 यहां पर इन्होंने लिखा है 5 लाख, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा डिविडेंड पेबल कितना है? 30,000 रुपए, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आगे लिखा है डिविडेंड प्रपोज्ड। डिविडेंड एक तो इंटरिम डिविडेंड होता है और एक फाइनल या प्रपोज डिविडेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंटरिम वैसे हो सकता है हमने पीछे की क्लास में किया हो, लेकिन फिर से करते हैं। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ये होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे देते हैं, और प्रपोज डिविडेंड वो है, या फाइनल डिविडेंड, अब प्रपोज है वही फाइनल बनता है जाकर के। वास्तव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको प्रपोज करता है, और जब एजीएम होती है जिसमें शेयर होल्डर्स बैठते हैं, वहां पर डिसीजन ले लिया जाता है कि ये ठीक है, इतना हम दे सकते हैं, तो फाइनल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और जब सिर्फ प्रपोज लिखा है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये फाइनल भी है। हम डिविडेंड के बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे, 12th लेवल पर इतना डेप्थ है नहीं। फिर होगा क्या कि हमारा लेक्चर डिविडेंड पर ही चलता रह गया और मतलब नहीं आया 12th में। हाँ, सीए में आइएगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 3 lakhs। इन्होंने कहा जो फाइनल डिविडेंड था 2023 के लिए था, तो 2022 और 2023, तो 2023 और 2022 ऊपर लिखूं अच्छा लगेगा, और ये 3 22 में 3 lakhs था, और इधर 3,50,000 और ये लिखा ईयर इंडेड 31 मार्च इंडेड, मतलब 31 मार्च इंडेड। इंडेड यहां जब इंडेड वर्ड लिखा है 31 मार्च 22 को जो वर्ष खत्म हो रहा हो शुरू कब हुआ था, ये सोचना होता हम लोगों को। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 को। लिखा जाता है ईयर इंडेड, ये अब जैसे 31 दिसंबर को जो वर्ष खत्म होता है तो शुरू कब होता है, 1 जनवरी को। बात समझ में आ रही ना। तो ये 22 में डिक्लेयर किया गया था और ये 23 का है, और हम बना कब का रहे हैं, हमको 23 का चाहिए, तो 23 वाला उसमें से माइनस कर लेंगे। नहीं, गलत जवाब है। गलत क्यों है इसको समझना है पहले। सिर्फ क्वेश्चन को रटते नहीं जाना है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में समय लगाइए, 3 में समय लगाइए, इसके बाद समय नहीं लगेगा। और पहले को ही मैंने तेज कर दिया तो सब में जो है वही तेजी और वही गलतियां होती रहेंगी। चूंकि जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल हुई थी 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट कब फाइनल हुई थी, ऐसा तो है नहीं 31 मार्च की शाम को सभी लोग बैठे हुए थे, डायरेक्टर ने तुरंत, मतलब सीए ने तुरंत प्रॉफिट निकाला, डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और शेयर होल्डर ने एजीएम पहले से बुलाई गई थी, फटाफट कहा और डिविडेंड दे दिया। ऐसा तो नहीं है। हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है। हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। कैश फ्लो जिस दिन कैश जाता है, तो 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट फाइनल होने में 2-3-4 महीने आगे लग जाता है, मतलब वो 23-24 में फाइनल होती है, और फिर इसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है और एजीएम में पास होता है। तो इसका मतलब है जिस वर्ष का डिविडेंड दिया जा रहा है वो उस सेम ईयर में नहीं दिया जाता है, वो उसके नेक्स्ट ईयर में दिया जाता है। तो मतलब हुआ कि जो 22 है 22 का 23 में दिया गया होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब दिया गया होगा तभी तो माइनस होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन आता है कि हम जो खर्चे करते हैं उसका पेमेंट चाहे जब करते हैं तो उससे तो अकाउंटिंग पीएल पर आपके जो फर्क पड़ना होगा वो पड़ेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना। मैं ज्यादा दूसरी तरफ रहा था लेकिन मैं लौट आया, मैं बहुत और आगे डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूं। तो कैश फ्लो जब हुआ, हम पढ़ रहे हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो 22 का कब दिया गया होगा, 23 में, तो 23 के कैश फ्लो में हमको इसको लेना है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमको दिया गया है प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मुझे क्या निकालना है, बोलो, नेट प्रॉफिट। मुझे ये दिया गया है, ध्यान देना है, ये दिया गया है। अब इसका मतलब 60,000 नहीं दिया गया है, ये जो मैंने फॉर्मेट बना, अच्छा रुको, ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ये वाला दिया गया है। अब तो ठीक हो गया ना। और निकालना क्या है, कहां गए कहां गए कहां गए, ये वाला ना, इस वाले पर जाना है मुझको, जो मैं समझाना चाहता हूं यहां से इस क्रम में आना है। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां से लेखराज की तरफ जा रहा था और इधर आना है तो क्या होगा, उल्टे क्रम में लौटना पड़ेगा। मैं गेट खोल के अगर बाहर निकल रहा हूं तो जब अंदर आएंगे तो रिवर्स आना पड़ेगा। तो अगर यहां पर कुछ भी ऐड किया है तो उसको माइनस करेंगे, और जो माइनस किया उसको ऐड करेंगे। बस यही इतना मुझे समझाना था, जो मैंने इतना देर लगाया इसमें। ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है
तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, इस साल का सरप्लस कितना है ये निकालना है। तो यहां से निकालेंगे। अरे यार 22 में तो 5 था ही और 8 हो गया, तो इसका मतलब है इस साल का सरप्लस कितना आया होगा। कैसे निकालेंगे, अब वो तो कुछ यहां लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे 8 लाख माइनस 5 लाख। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इस साल का जो सरप्लस आया है वो 3 लाख रुपए है, ये वाला। मैं अब इसको ला करके एरो यहां गिराता हूं, ठीक है। क्योंकि वो 8 लाख तो जो है पिछले टोटल है। भाई आज आपकी जेब में 10,000 है और कल 12 और मिल गए तो 22 हो गया। लेकिन अगर आपको 22 पता है कि इसका बैलेंस कितना है 22,000, और ये भी पता है कि लेकिन पहले से इसके पास 10 था, तो आया कितना 12। कैसे निकाला, 22 माइनस 10। बात समझ में आ रही ना। अब क्या ऐड करेंगे, क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, याद नहीं करना है। बात समझ में आ गई ना। कुछ लोग याद करते और एग्जाम में जाके बगल वाले से पूछते हैं कि भाई ये ऐड होगा कि माइनस होगा। सोचो तुम उसके भरोसे गए, वो भी तुम्हारे भरोसे आया होगा, और फिर वही बात हो जाती खराब। क्योंकि मैंने देखा ना, एग्जाम में जाओ तो बच्चों से पूछो, पेपर सेंटर बाहर निकलो, खास करके मैं सीए की एग्जाम मैंने देखा था जब सीपीटी में ऑब्जेक्टिव होता था, पेपर कैसे हुआ। अरे सर ये 100 क्वेश्चन था, 100 में से 50 तो मैंने वैसे ऐसे कर लिया और ये 10 तुक्का लगाया और 5 बगल वाले से पूछ लिया है। क्या भरोसा है बगल वाले पर। अरे वो भी तुमसे पूछा होगा 5, सोच करके देखो। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बगल वाले से मत पूछना। ये डिविडेंड हुआ, सॉरी क्या था, प्रॉफिट। डिविडेंड लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर लेस डिविडेंड। अरे भाई एक फिगर यहाँ लिखना भूल गया। अब इसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आया, या मतलब हम सरप्लस कह सकते हैं इसको, ये तो लिखना ही भूल गया था। ये वाली फिगर जा रही है, ठीक है ना। वहां पहुंची है 3 लाख रुपए। क्या था, अच्छा पिछली साल का डिविडेंड। डिविडेंड माइनस किया होगा कि ऐड किया होगा, माइनस किया होगा। तो अगर मुझे उल्टे क्रम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। तो प्लस कर लेते हैं 3 लाख। 3 लाख ही तो है ना, पिछली साल का तो 3 लाख से तो ही तो किया होगा। प्लस कर लेते हैं 3 लाख, कितना हो गया 6, ठीक है। और तो टैक्स वगैरह तो दिया नहीं गया। हाँ क्वेश्चन में डिविडेंड पेबल 30,000 दिया गया है 23 में, उससे क्या लेना देना, हमारा कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो हमने अल्टीमेटली ये निकाल लिया कि हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो हमने सीख लिया है। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल इस पर हो चुकी है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आगे से आप लोग इसको ढंग से कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।